हेलो गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल बीडी इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेजोनेंस पर एक सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहा है, जिसका 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहला लेक्चर था बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस। बेसिक्स ऑफ रेजोनेंस था पहला लेक्चर, तो उस लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा, आपको बातें ज्यादा समझ में आएगी। दूसरा लेक्चर था, आज के लेक्चर का पार्ट 1 था वह, दैट इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस का पार्ट 1 भी मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसका आज पार्ट 2 होगा और आज के बाद कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस का लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ सारे बच्चे तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते, आइए। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड कंडीशन। देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या कहता है रेजोनेंस का। कहता क्या है, मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और उस मॉलिक्यूल में जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप उसका ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि उन सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वह इक्वल होना चाहिए। या तो सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो या सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। चलिए इस केस को वन बाय वन एक मॉलिक्यूल के थ्रू आपको समझाते हैं। आइए, सबसे पहले मैंने लिया है एक ऐसा मॉलिक्यूल लूंगा जिसमें सभी के सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। आइए और सभी लोग मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। तो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए होंगे आशा करता हूं। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों कॉन्जुगेट है, इसमें रेजोनेंस होगा। चलिए रेजोनेंस करते हैं। जब रेजोनेंस करेंगे तो इससे एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। कैसे? यहां से पाई बॉन्ड को इधर खोलिए, मतलब एक बार पाई बॉन्ड को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ओपन कीजिए और चलिए लिखिए हमारे साथ। आइए, क्या होगा यहाँ पर, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। समझ में आपको आ गया, आशा करता हूं। तीसरा लिखते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आइए, अब क्या करेंगे, इस दोनों पाई बॉन्ड को बैकवर्ड डायरेक्शंस में फ्लो कराते हैं, तब लिखेंगे तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लिखिए मेरे साथ सभी बच्चे, लिखिए। तो क्या हो जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH CH2 और प्लस। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और चेक कीजिए कि क्या सभी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या कोई ऐसा भी स्ट्रक्चर है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। आइए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर 1 में सभी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये पता कैसे चला? अगर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां पर हम सिंगल डॉट यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन से शो करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर 1 में भी सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। स्ट्रक्चर 2 की बात करते हैं, यहाँ प्लस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यह भी पेयर्ड में है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक नेगेटिव चार्ज बनता है, मतलब यहाँ भी पेयर्ड है। यह भी वैलिड स्ट्रक्चर आपका। तीसरा देखिए कि तीसरा स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव साइन है, वहां भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। इसका मतलब है 1, 2 और 3 तीनों एक वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, चलिए चौथा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चौथा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो मैं ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ कीजिए। CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां डॉट। ये देखिए चौथा स्ट्रक्चर, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया है,
जिसको मैंने रेड डॉट्स दिखाया है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने कहा कि 1 में 2 में 3 में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, चौथे में अनपेयर्ड आ गया, इसीलिए चौथा क्या होगा, चौथा एक अनवैलिड canonical structure हुआ। फोर्थ इज द अनवैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ 1, 2 एंड 3। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूं। चलिए अब एक ऐसा केस लेते हैं जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पास हुआ। आइए सेकंड केस लेते हैं। ये देखिए मैंने केस ले लिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आइए इसके लिए मॉलिक्यूल खींचते, आइए ड्रॉ कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इस पे डॉट किया, ये डॉट जो दिखाया है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का साइन है। आइए आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये रेडिकल है। रेडिकल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस करा लो, जब इसमें रेजोनेंस कराओगे तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और क्या बन जाएगा, CH2 यहाँ पर डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया स्ट्रक्चर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर 2। स्ट्रक्चर 1 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और स्ट्रक्चर 2 में भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए स्ट्रक्चर 1 एंड 2 बोथ आर वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, कंडीशन 3 आपको मैंने समझा दिया, दोनों कंडीशन लेके यही दो कंडीशन यहां पर खड़े होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चौथे कंडीशन के पास, चौथा कंडीशन क्या कहता है कि आप अगर किसी मॉलिक्यूल्स का एक से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो उन सभी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी आपस में मोरलेस सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी उनका एनर्जी भी आपस में मोरलेस सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का एनर्जी काफी ज्यादा हो और किसी का एनर्जी काफी कम हो, तो उस केस में क्या होगा, वह वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। आइए इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल से, जरा समझ में आइए। मैंने एक एग्जांपल लिया है फॉर्मल्डिहाइड का, ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल्डिहाइड का CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका मैं दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। पहला इधर ड्रॉ करता हूं CH2 प्लस ऑक्सीजन माइनस, दिस इज द फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए ये भी आपका दूसरा हो गया, तीसरा ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा, CH2 ऑक्सीजन प्लस CH2 माइनस, ये तीसरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। समझ में आया यहां तक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 को, ध्यान से देखिएगा, तब क्या पाइएगा, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है, ये समझ में आपको आ रहा है। और आपको प्रीवियस नॉलेज से ये पता होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये नेचर में डिफाइंड है, सबको पता है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहां से जो पाई बॉन्ड है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो बाय नेचर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ ये बॉन्ड खोलना चाहिए। तो नेचर में क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, चूंकि कार्बन से बॉन्ड हटा है तो वहां डेफिशिएंसी आएगा, तो वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जो ये है। तो देखा जाए तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 नेचर में वैलिड है, एज पर नेचर यही होना चाहिए। बट थर्ड वाला देखिएगा तो क्या पाइएगा, मैंने नेचर के खिलाफ गया और पाई बॉन्ड को कार्बन की तरफ खोल दिया, उससे क्या होगा, कार्बन नेगेटिव आया, ऑक्सीजन पॉजिटिव आया, ये नेचर के खिलाफ है, ये नेचर में नहीं होगा, नेचर इसको रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि अगर थर्ड बना तो थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगा,
क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए थर्ड का एनर्जी काफी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट का एनर्जी तो नेचर में हो रहा है। इसी कारण से थर्ड क्या है, वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है, नो वैलिड स्ट्रक्चर। थर्ड वाला स्ट्रक्चर एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू नेचर। इसी कारण से वन और थर्ड का एनर्जी में काफी डिफरेंस है, इसी वजह से थर्ड जो होगा वन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कंक्लूजन में क्या होगा, अगर आप कंक्लूड करेंगे तो ये पाएंगे कि किसी मॉलिक्यूल का वह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जो स्ट्रक्चर नेचर के खिलाफ जाके बना है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर का एनर्जी काफी ज्यादा होगा, ठीक है, जिस कारण से वह एक वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अचानक से घट जाएगी। जब स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगा स्ट्रक्चर बनेगा ही। समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलिए फिफ्थ कंडीशन की तरफ। पांचवा कंडीशन कहता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखने के समय ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी एटम का ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होनी चाहिए। अब सवाल है भाई क्या होता है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि किसी भी एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 11 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, अदरवाइज नेचर के खिलाफ है। बट 8 से कम हो सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ये चलेगा, स्टेबल है, बट 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि किस टाइप के एटम में ध्यान देंगे, तो ध्यान दीजिएगा खास करके सेकेंड पीरियड का एटम। यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल को खोलेंगे तो आप पाएंगे कि सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है खास करके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आइए एक एग्जांपल लेता हूं, लिखिए मेरे साथ सारे बच्चे। CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे मॉलिक्यूल जोड़िए। मैं आपको इस क्लास के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसमें सिखाऊंगा आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तत्काल समझिए, ठीक है। इस पर 3 ठो मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज दे दीजिए, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट है। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो चलिए इसका लिखते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि इसने पाई बॉन्ड को लिया है तो प्लस चार्ज हटा दीजिए, एक Me, दूसरा Me, Me होता है मिथाइल ग्रुप, समझ गए, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, इस नाइट्रोजन को देखिए कितना बॉन्ड बना दिया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 गुने 10, यानी नाइट्रोजन के पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसने ऑक्टेट को वायलेट कर दिया, इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्लियर हो गया? और कायदे से ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ाएंगे आपको। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, N पर प्लस चार्ज और उस पर 3 Me ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ठीक है, क्लियर हो गया? यही दिखाना चाह रहा था कि कहीं भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हो तो ध्यान रखिए किसी भी एटम का ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दैट इज नॉट ए वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? आशा करता हूं
लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। मैंने आपको पांचों कंडीशन समझा दिया, इस 5 कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, रेजोनेंस का क्वेश्चन बना ले जाइएगा, ठीक है। बट अभी भी रेजोनेंस फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लेकर के आएंगे और आपको सिखाएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस जब होता है तो उसका बहुत सारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है, उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे कीजिएगा ये आपको मैं आने वाले 2-3 लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिएगा अगले लेक्चर का। तब तक टेक केयर, बाय।